प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार किया पॉडकास्ट। बोले राजनीति में मिशन लेकर आए, एम्बिशन नहीं। मुझसे भी गलतियां होती हैं, मनुष्य हूं, देवता नहीं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी की बैठक। मीटिंग में चर्चा के बाद आज शाम सीईसी की बैठक में फाइनल होंगे उम्मीदवारों के नाम। सीएम योगी का वक्फ बोर्ड पर बहुत बड़ा हमला। कहा वक्फ बोर्ड नहीं, भूमाफियाओं का बोर्ड है ये, हमेशा उपलब्ध रहेगी कुंभ की जमीन। बिहार में तेजस्वी यादव के करीबी विधायक के ठिकानों पर ईडी की रेड। आरजेडी के पूर्व मंत्री आलोक मेहता के 19 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। वैशाली शहरी कोऑपरेशन बैंक से करोड़ों के लेन में गड़बड़ झले का आरोप है। संभल में शाही जामा मस्जिद से 250 मीटर की दूरी पर दूसरी मस्जिद के दरवाजे पर कुएं की खुदाई। जामा मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति के आदेश के बाद प्रशासन ने शुरू की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। उधर अहमदाबाद में तीसरी क्लास की छात्रा की मौत से हड़कंप। कार्डियक अरेस्ट से मौत की आशंका। स्कूल में चक्कर आने के बाद गिर गई थी बच्ची। शरद पवार ने की आरएसएस की तारीफ। बोले एमवीए की हार के लिए आरएसएस जिम्मेदार है। आरएसएस का काम करने का तरीका अनोखा है। केजरीवाल के यूपी बिहार वाले बयान पर दिल्ली में बढ़ा सियासी संग्राम। केजरीवाल के घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी ने किया प्रदर्शन। मनोज तिवारी बोले पूर्वांचली समाज अपने अपमान का जवाब 5 फरवरी को देगा। उत्तर अमेरिका के लॉस एंजलिस के जंगलों में आग हुई बेकाबू। हॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों के बंगले जलकर हुए खाक। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इटली दौरा रद्द कर दिया। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को करने जा रहे हैं उद्घाटन। श्रीनगर से लेह को जोड़ती है यह सुरंग। मुझे लगता है मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसका अभी फुल यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। These grooming gangs are operating in every one of our major cities. So, my lords, what is the government doing to prosecute? तो खलील खां वो फाख्ते उड़ गए जो तुम्हारी तोपों से डरते थे। नया हिंदुस्तान का हनुमान जी से कैसी भाषा बुलवा दी और टीवी पे बहस और कर रहे हैं। कह रहे वो तो भक्त थे, भगवान थोड़ी थे। बहुत बड़ी खबर आ रही है। नुपुर शर्मा को टिकट दे सकती है भारतीय जनता पार्टी। रात के 8 बज रहे हैं। दिल्ली चुनावों पर सूत्रों, अच्छा ये तस्वीर भी आ गई है। ये लाइव तस्वीरें हैं जो कि सीईसी की बैठक जो दिल्ली में चल रही है, बीजेपी हेडक्वार्टर, वहां पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहीं से खबर निकल कर आने वाली। हमारे सूत्र बता रहे हैं साहब नुपुर शर्मा का नाम फाइनल है। नुपुर शर्मा को टिकट मिल सकता है बाबरपुर सीट से। ये देखिए तस्वीरें जो इस वक्त हैं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीईसी बैठक में भाग लेने के लिए, जहां से पहली सूची आ चुकी है, दूसरी सूची अभी कुछ ही मिनटों में आ जाएगी साहब। सबसे पहले आप देखेंगे न्यूज 18 इंडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। जेपी नड्डा उनका स्वागत वहां पर करते हुए। और ये हिंदुत्व का सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड हो सकता है साहब। ये नतीजे बदलने वाला जो है एक ट्रंप कार्ड हो सकता है। हिंदुत्व का सबसे बड़ा कार्ड। नुपुर शर्मा को टिकट दे सकती है भारतीय जनता पार्टी। यतेंद्र मेरे सहयोगी इस बहुत बड़ी खबर पर मेरे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। यतेंद्र इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। यतेंद्र 8 बज चुके हैं, मतलब मैं कब तक उम्मीद करूं? 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हो जाएगी ये खबर कंफर्म। नुपुर शर्मा को टिकट मिल सकता है। देखिए अमन, आज सुबह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर दिल्ली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, जहां पर सभी जो बाकी के 41 उम्मीदवार हैं उन विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और जो समीकरण है और जो बीजेपी की रणनीति है कि जो आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज हैं उनको उनकी सीट पर घेरा जाए। गोपाल राय बाबरपुर से हैं और बाबरपुर की बात करें तो उसके आसपास 5 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल हैं और अगर पूरे दिल्ली की बात करेंगे तो 8 से 9 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल हैं। ऐसे में कौन कैंडिडेट उनको कड़ी टक्कर दे सकता है, कौन पोलराइजेशन कर सकता है, कौन माहौल बना सकता है, क्योंकि बड़ा टफ
चुनाव है तो बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। तो ऐसे में नुपुर शर्मा का नाम सुबह की मीटिंग में जो बीजेपी कोर ग्रुप के साथ हुई उसमें निकलकर सामने आया कि अगर बाबरपुर में नुपुर शर्मा को टिकट दिया जा सकता है तो ये जो 8 से 9 मुस्लिम बहुल सीटें हैं इसमें बीजेपी को बहुत फायदा मिल सकता है, और खासकर तब जब बाबरपुर से गोपाल राय जैसे कद्दावर नेता हैं। और कांग्रेस ने भी इसमें दिलचस्पी बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के ही पूर्व विधायक हाजी इशराक खान को वहां से टिकट दिया है। यानी कि अगर ऐसे में नुपुर शर्मा को आगे करती है तो उन मुस्लिम बहुल इलाकों में केवल बाबरपुर विधानसभा नहीं, वहां की जो मुस्तफाबाद है या सीलमपुर है, इस तरह की विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। और वो जिसके लिए बीजेपी जिस ट्रम्प कार्ड के लिए जानी जाती है, यानी कि तुरुप का पत्ते खेलने के लिए जानी जाती है, नुपुर उसमें एक बड़ा रोल साबित हो सकती है, एक बड़ा रोल अदा कर सकती है। शायद इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि अब तक क्या हो रहा था, दंगाइयों को टिकट दंगे के आरोपियों को टिकट देने की कोशिश हुई है साहब, ताहिर हुसैन को टिकट ऑल इंडिया एमआईएम ने दिया, दंगे के दूसरे आरोपियों को टिकट दी गई है, तो वहां दूसरी तरफ से पोलराइज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नुपुर शर्मा को टिकट देती है तो यह सिर्फ बाबरपुर तक सीमित नहीं रहेगा, इसका प्रभाव यह संभवतः पूरे प्रदेश में एक मैसेज देने की कोशिश नुपुर को टिकट देने के बाद संभवतः हो सकती है। यतेंद्र, एक आखिरी सवाल जल्दी से। देखिए बिल्कुल अमन, जो मैं कह रहा हूं कि 809 सीटें मुस्लिम बहुल हैं, लेकिन जो पोलराइजेशन, जो तुरुप का पत्ता बीजेपी जिसके लिए जानी जाती है, जो पिच है बीजेपी की, अब बीजेपी लगभग तैयार है उस पिच पर खेलने के लिए। और नुपुर शर्मा को अगर उतारती है, क्योंकि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में जो सीईसी शुरू हो चुकी है उसमें लिया जाएगा, क्योंकि नुपुर अभी बीजेपी की सदस्य नहीं है, तो इसमें एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। उस नाते अगर बीजेपी को लगता है कि नुपुर को उतारने से फायदा होगा तो प्रधानमंत्री मोदी की सहमति से फैसला आज की बैठक में लिया जाएगा। करीब 1 घंटे में ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि बीजेपी किस दशा और दिशा में चुनाव को ले जाना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया यतेंद्र। मतलब ये एक हैं तो सेफ हैं से भी बड़ा कार्ड हो जाएगा अगर नुपुर शर्मा को टिकट दे दी जाती है। साहब, जो महाराष्ट्र में देखने को मिला, जो हरियाणा में देखने को मिला, जिसको लेकर कहा गया साहब कि एक है तो सेफ हैं, मतलब जो जोड़ने की बात की गई, ना टूटे ना बटें, जोड़ने की जो बात की गई, अगर नुपुर शर्मा को टिकट दे दी जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो यह हिंदुत्व का सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड होगा और दिल्ली चुनावों को लेकर कई लोगों की टेंशन बढ़ाने वाला चुनाव होगा। लेकिन सिर्फ नुपुर शर्मा की वजह से ही टेंशन नहीं बढ़ रही है, एक और मुद्दा छिड़ गया साहब, जो बड़ा सेल्फ गोल बताया जा रहा है कि पूर्वांचलियों पर लोग पूछ रहे हैं क्या बोल गए अरविंद केजरीवाल, छिड़ गया बड़ा बवाल। अब बात इसकी, पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। केजरीवाल ने पहले तो फर्जी बोला, अब दोगला बोला, इधर इनको सजा मिलेगी और पूर्वांचल के लोग देंगे, दिल्ली के लोग। जितने मुद्दे ये उठा रहे हैं वो इनको उल्टे पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके मुद्दे फर्जी हैं। तो आपको वोट भी इन्हीं का चाहिए, जाएंगे भी इनके पास और इन्हीं को गाली भी देंगे। कोरोना काल था तो लगभग लाखों लोग जो बिहार और उत्तर प्रदेश के थे तो ले जाके नोएडा के बॉर्डर पर उन्होंने छोड़ दिया। चाहे वो आदमी यूपी का हो, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, हर आदमी अपने घर जाना चाहता है। अगर उनको बाहरी बताती है तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि वो इसके लिए क्षमा याचना करें। बिहार, यूपी और पूर्वांचल के लोगों के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाए हैं। आने वाले दिन में इस स्वाभिमान का बदला लेगा। सब कहते हैं पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट टाइमिंग, मतलब कहते हैं ना कि राजनीति टाइमिंग का खेल है साहब, और सही टाइमिंग पर मुद्दा उठाकर विरोधी को फंसाना ही राजनीति है। केजरीवाल संभवतः बुरी तरह से इस मुद्दे पर कम से कम फंसते नजर आ रहे हैं। आज दिल्ली की राजनीति में टाइमिंग की बात इसलिए क्योंकि दिल्ली चुनाव से ठीक 25 दिन पहले, ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को, आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों पर एक कमेंट किया। अब उनकी नजर में उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा साहब, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कहा
जिससे खुद आम आदमी पार्टी विरोधियों के निशाने पर आ गई और बीजेपी ने मुद्दा लपक लिया कि देखियो पूर्वांचलियों को फर्जी बता रहे हैं। तो ये कमेंट कुछ किया उन्होंने पूर्वांचलियों को लेकर कि यूपी बिहार से लोगों को यहां कर बसाया जा रहा है और फर्जी वोट जो है वो यूपी बिहार के लोगों के फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं, फर्जी यूपी बिहार के लोग। बीजेपी ने लपक लिया। इसी कमेंट के बाद बीजेपी को कहने का मौका मिल गया कि अरविंद केजरीवाल की सीट फंस गई है साहब। वो वोटरों पर सवाल उठा रहे हैं, वोटर लिस्ट पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस तक को कहने का मौका मिल गया कि आम आदमी पार्टी अब अरविंद केजरीवाल के लिए ना दूसरी सेफ सीट ढूंढ रही है। नई दिल्ली मुश्किल होगी है केजरीवाल जी के लिए, ये विरोधी कह रहे हैं साहब। अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों पर यह कमेंट दिल्ली में फर्जी वोटर लिस्ट या वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ने का मुद्दा उठाते हुए कहा था। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था कि बीजेपी बिहार और यूपी से फर्जी वोट बनाने के लिए लोगों को ला रही है। ठीक, यानी ये दूसरा मौका था। अब ये क्या होता है ना, बार बार पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट टाइमिंग। कुछ भी कहते हैं मुंह से निकलता है, दूसरा विरोधी उसको लपक लेता है। मतलब ये दूसरा मौका था जो अरविंद केजरीवाल ने यूपी बिहार के लोगों पर कमेंट किया है ना। इससे पहले उन्होंने कहा था कि बिहार जैसे लोगों से 500 रुपए लेकर बिहार से लोग आ जाते हैं और दिल्ली में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराते हैं। तब भी इस बयान पर काफी विवाद हुआ था। बिहार से 500 का टिकट लेकर आते हैं, 5 लाख का ऑपरेशन फ्री में कराकर चले जाते हैं। ये 2019 में बोला, अभी 2024 में फर्जी वोट। तो 2 बार इस तरह के बयान आ गए साहब। बीजेपी को मौका मिल गया। अब आम आदमी पार्टी सफाई दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है साहब। अब फर्जी वोट तो बीजेपी भी कहती है नहीं होने चाहिए, तो फर्जी वोट के खिलाफ बोला ना, यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ थोड़ी ना बोला। यह आम आदमी पार्टी कह रही है। लेकिन बीजेपी ने मुद्दा बना दिया पूर्वांचलियों का अपमान। 5 तारीख को मिलेगा जवाब। वैसे तब भी इस बयान पर काफी विवाद हुआ था। आज तो देखिए साहब, बीजेपी सड़कों पर उतर आई, विरोध प्रदर्शन, मार्च, पूर्वांचली सम्मान मार्च। अब उन्होंने कहा कि यूपी बिहार के लोगों को फर्जी बताने के लिए अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल के इस बयान के बाद आज दिल्ली में बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया साहब। बीजेपी ने पूर्वांचलियों के लिए सम्मान मार्च निकालते हुए उग्र प्रदर्शन किया। ये देखिए आप तस्वीरें, नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने यूपी बिहार वाले कमेंट पर सफाई दी। कहा कि वो अच्छा, एक मिनट सुनाइए, आप सभी भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी लिट्टी चोखा खाएंगे। मैं आमंत्रित करता हूं। अब बीजेपी को मौका मिल गया, दिल्ली में चुनाव, पूर्वांचलियों को नाराज करेंगे, गद्दी पर कैसे बैठ पाएंगे। यूपी बिहार वाले कमेंट पर अरविंद केजरीवाल जी ने सफाई दी। कहा कि वो चुनाव आयोग की इस बात की शिकायत लेकर गए थे कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की आड़ में पूर्वांचली वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं और वो जिस विधानसभा सीट से उम्मीदवार है ना, वो 1 लाख विधानसभा की छोटी सी सीट है, 1 लाख है। उसमें से 15 दिन में 13,000 नए वोटर्स की एप्लीकेशन कहां से आ गई। उनका सवाल था कि 1 लाख टोटल, 13,000 एप्लीकेशन वोटर ऐड कहां से हो गए। बीजेपी कह रही है साहब कि अरविंद केजरीवाल ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी सीट फंस चुकी है। वो हार के बहाने तलाश रहे हैं, हार के बहाने। पहले कहा कि परवेश वर्मा को चुनाव मत लड़ने दो, फिर कहा कि जो है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, फिर कहा कि यूपी बिहार के लोगों को लाकर फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। तो बीजेपी कह रही है दरअसल हार का डर है, ये हार के बहाने तलाशे जा रहे हैं, पहले से सीट फंस गई है। इसलिए कभी वो पूर्वांचली वोटर्स पर सवाल उठाते हैं, कभी चुनाव आयोग से कहते हैं। मैंने बताया ना, परवेश वर्मा। कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए सेफ सीट ढूंढ रही है। कांग्रेस कह रही है ये कि जो है सीट दूसरी तलाशी जा रही है। सुनाते हैं आपको। उनको जब अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है, उनको अपनी हार दिखाई दे रही है, और हो सकता है, आज तो मैं कहीं देख रहा था कि वो 2 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वो ना जाएं 2 सीटों पर, केवल जो है नई दिल्ली की सीट पर टिके रहें, क्योंकि यहाँ की जनता को तो जवाब देना पड़ेगा। आज 1,55,00,000 मतदाता हैं दिल्ली में, 1,55,00,000। कुछ हजार लोग जुड़े घटे, उस पे केजरीवाल जी इतने हताश निराश हो गए, दूसरी सीट ढूंढने लग गए। नई दिल्ली को छोड़कर दूसरी सीट खोजी जा रही है उनके लिए, जहां से वो अपनी सीट बचा पाए, अपनी कुर्सी और सत्ता बचा पाए। देखिए, यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है, आम आदमी पार्टी साफ कर चुकी है कि केजरीवाल जी एक ही सीट से लड़ेंगे। केजरीवाल जी एक ही सीट से लड़ेंगे।
हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है दूसरी सेफ सीट तलाशी जा रही है। परवेश वर्मा कह रहे हैं, ऐसा वो भी सुन रहे हैं कि दूसरी सेफ सीट तलाशी जा रही है। परवेश वर्मा ने फंसा दिया है अरविंद केजरीवाल जी को, फंसा दिया है। वहां सामने संदीप दीक्षित है। हालांकि ये साफ कर दे, बार बार मैं दोबारा से क्लियर कर रहा हूं कि केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी कांग्रेस का ये सिर्फ दावा है। केजरीवाल को कमजोर दिखाने की चुनावी रणनीति हो सकती है, लेकिन सच ये भी है साफ कि केजरीवाल के लिए इस बार का चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि एक और उनके खिलाफ कौन है? परवेश वर्मा, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, पूर्व बीजेपी सांसद हैं, हैवी वेट हैं बीजेपी के, बड़े नेता हैं। बीजेपी ने शायद उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव में दिल्ली चुनावों को ध्यान में रखकर टिकट नहीं दिया था। दूसरी ओर केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं संदीप दीक्षित सामने। अब संदीप दीक्षित वो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के सुपुत्र हैं। संदीप दीक्षित ने अगर अच्छी तरह चुनाव लड़ा ना तो समझिए फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में वोटों का बंटवारा हो जाएगा, केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। संदीप दीक्षित ने थोड़ा भी अच्छा चुनाव लड़ा तो संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल की आपसी लड़ाई में कहीं परवेश वर्मा नाम बाजी मार जाए, वोट बट जाए, कहीं केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इतनी आसान सीट नहीं है, इसलिए बीजेपी दावा कर रही है कि सेफ सीट ढूंढी जा रही है। क्यों? अच्छा, क्या हुआ था ये देखिए, ये नई दिल्ली सीट का समीकरण। क्यों कहा जा रहा है कि शायद बीजेपी दावा कर रही है दूसरी सीट तलाशी जा रही है? क्या हुआ था 2020 में ना, नई दिल्ली सीट की बात कर रहे हैं हम। नई दिल्ली सीट में ये देखिए आंकड़े देखिए, नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को कुल 46,758 वोट मिले थे, 46,758, और वो करीब 21,500 वोटों से यहां से चुनाव जीत गए थे। 21,21,500। वो कह रहे 13,000 तो फर्जी जोड़ दिए, उनको डर है साहब मैं जीता कुल 21,000 से। दावा वो कर रहे हैं कि 13,000 तो नए वोट जोड़ दिए फर्जी। उस चुनाव में बीजेपी की तरफ से सुनील यादव उम्मीदवार थे, 25,000 से ज्यादा वोट मिल गए। कांग्रेस के उम्मीदवार उमेश सब्बरवाल को 3,000 वोट मिले। जाहिर है पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे दोनों उम्मीदवार बड़े जनाधार वाले हैं साहब, और दोनों का कद बड़ा है, दोनों का वोट बैंक बड़ा है। इसलिए इस बार अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बड़ी हो सकती हैं, शायद सीट फंस सकती है। इसके अलावा केजरीवाल के लिए मुश्किल यह भी है कि पूरी दिल्ली में सिर्फ नई दिल्ली सीट ही ऐसी है जहां पर वोटर की संख्या 1 लाख से भी कम है। इसलिए इस संख्या में कुछ वोटर्स के बढ़ने घटने से अरविंद केजरीवाल के वोटों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इसी वजह से केजरीवाल ने बयान दिया कि यूपी बिहार से लोगों को लाकर फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। इस बयान को पूर्वांचली सम्मान से जोड़कर बीजेपी को राजनीतिक फायदा मिल पाएगा। बयान सुनाते हैं इस पूरे विवाद को लेकर, क्या कुछ बयान है, सुनिए। छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। सम्मान से कभी कोई समझौता कर सकता है? देश का कोई व्यक्ति नहीं समझौता कर सकता। और अरविंद केजरीवाल ने पहले तो फर्जी बोला, अब दोगला बोला। हम 5 फरवरी को दिल्ली की पूर्वांचली और दिल्ली के लोग, जो पूर्वांचल से आए लोगों को 25 गज जमीन दे करके उनको बसाए, वो सभी लोग मिलकर के अरविंद केजरीवाल को जवाब देंगे। अभी तो माफी की भी आवश्यकता नहीं, अब सीधे इनको सजा मिलेगी और पूर्वांचल के लोग देंगे, दिल्ली के लोग। साहब बीजेपी एनडीए, पूरा एनडीए कह रहा है कि यूपी बिहार के लोगों का अपमान कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। माफी मांगनी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को। यूपी से लेकर बिहार तक केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, नाराजगी है। वहीं पूरी तरह से घिरे अरविंद केजरीवाल मुद्दे पर सीधे बोलने की बजाय वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं साहब की। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। सुनाते हैं आपको क्या उन्होंने बाद में सफाई दी। वैसे आपको जानना जरूरी है कि दिल्ली में पूर्वांचली वोट के लिए ये सब लड़ाई क्यों हो रही है। कुल मतदाता हैं 1,52,00,000। इनमें से 40 से 42 लाख वोटर पूर्वांचली वोटर हैं। 40 से 42 लाख मतलब 1/4 समझ लीजिए, 25% वोटर पूर्वांचली, 25% मतलब 10 में से हर दूसरा तीसरा वोटर पूर्वांचल का है। इतना ही नहीं, दिल्ली के करीब 20 सीटें ऐसी हैं जहां पूर्वांचली वोटर्स की संख्या 40 से 50% तक है। डिसाइडिंग फैक्टर है। बीजेपी कह रही है पूर्वांचलियों का अपमान हो गया है साहब, मतलब इन सीटों पर किसी भी पार्टी के पक्ष में पूर्वांचली वोट गए, जीत पक्की। पूर्वांचली वोटर्स के अपमान का मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। ये दिल्ली में पिछले 2 विधानसभा चुनावों के आंकड़ों से भी आप जो है समझ सकते हैं। 2015 में ना दिल्ली की पूर्वांचल बहुल 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत का रिजल्ट 100% था। ये मतलब पूर्वांचली सीटें गढ़ हैं आम आदमी पार्टी का, किला है। क्या वो हिला है? ये जो किला है क्या उनके बयान से हिला है? मतलब 20 की
20 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते, जबकि इन सीटों पर बीजेपी कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। 0-0 2020 में आम आदमी पार्टी ने इन 20 में से 18 पर जीती वो। अच्छा, फिर आगे देखिए, 20 में से 18, वो 18 है, उसको 18 पढ़िएगा, वो 20 हो गया है। 20 में से 18 है और बीजेपी 2। तो एक केजरीवाल के बयान को मुद्दा बनाकर बीजेपी कह रही है कि नाराजगी है, और अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है साहब फर्जी का मुद्दा है, कुछ नहीं कहा मैंने ऐसा। सुनिए। ये धोखेबाज है, अपने बातों पे नहीं रहता, और बिहारियों को कह रहे हैं फर्जी, यूपी वालों को कह रहे हैं फर्जी, पूर्वांचलियों को कह रहे हैं फर्जी। फर्जी वोट, यही फर्जी वोटर केजरीवाल जी आपको मुख्यमंत्री बनाया था, भूल गए? बिहार, यूपी और पूर्वांचल के लोगों के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाए हैं। आने वाले दिन में इस स्वाभिमान का बदला लेगा। जितने मुद्दे ये उठा रहे हैं वो इनको उल्टे पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके मुद्दे फर्जी हैं। ये दिल्ली के विकास की बात नहीं करते, केवल गाली गलौज की बात करते हैं। सुबह से शाम तक केजरीवाल को गाली, केजरीवाल को गाली, केजरीवाल को गाली। केजरीवाल को गाली से क्या दिल्ली का विकास होगा? केजरीवाल को गाली देने से क्या देश का विकास होगा? और अब एक ऐसी खबर जिससे आपको सावधान होने की जरूरत है। पाकिस्तानियों से बेटी बचाओ, ग्रूमिंग गैंग, ये बहुत खतरनाक खबर है, बहुत खतरनाक। ध्यान से देखिएगा, ग्रूमिंग गैंग की गर्दन तोड़ बात इसकी। We've seen a devastating rise in Islamophobia, leaving people feeling fearful and unsafe in their own country. These grooming gangs are operating in every one of our major cities. So, my lords, what is the government doing to prosecute? We're heading into a very dark place where you're not going to be able to talk about anything. People are going to prison for hurting women. देखिए, ब्रिटेन में ना पाकिस्तानियों पर छोटी छोटी बेटियों से सीरियल रेप, गैंग रेप और दरिंदगी के आरोप लग रहे हैं। अच्छा, वो मुद्दा भारत में क्यों गर्म हो रहा है इसको समझिए। वहां ब्रिटेन में पाकिस्तानी बच्चियों, बेटियों, महिलाओं के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन भारत में मुद्दा गर्म हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग की दरिंदगी का मुद्दा भारत में लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है। बीजेपी जोड़ रही है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साहब, ब्रिटेन में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग की कड़वी सच्चाई को अब हमारे देश के वामपंथी भी स्वीकार कर रहे हैं। ग्रूमिंग गैंग, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग, इसलिए वक्त आ गया है कि हमारे समाज में खतरनाक लव जिहाद को पहचानने और उसका समाधान करने का वक्त आ गया है, क्योंकि आग आपके दरवाजे तक पहुंचने का इंतजार कर रही है। मतलब जो ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग कर रही है, वो भारत में भी हो सकता है और हो रहा है। बीजेपी ऐसा दावा कर रही है। बीजेपी ने ब्रिटेन के पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग को भारत में लव जिहाद से क्यों जोड़ा? मतलब क्या जो ब्रिटेन में वहां की महिलाओं, बच्चियों के साथ पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग के लोग कर रहे हैं ब्रिटेन में, वही क्या भारत में लव जिहाद के नाम से हो रहा है क्या? मतलब क्या सभ्य समाज के खिलाफ ग्रूमिंग गैंग और लव जिहाद का जन्म एक जैसी विकृत मानसिकता से हुआ? ये बताने से पहले आपको ब्रिटेन की बेटियों को शिकार बना रहे हैं ये ग्रूमिंग गैंग जो आप बार बार सुन रहे हैं, क्या पूरी कहानी, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्रिटेन में ना अब आंदोलन जैसी स्थिति हो गई है, क्योंकि अब ग्रूमिंग गैंग के चंगुल में बुरी तरह से फंसे ब्रिटेन को धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है कि किसको शरण दे दी, किसको बसा दिया, किसे बसाना चाहिए, किसे नहीं बसाना चाहिए। शरणार्थी के नाम पर आतंकी सोच वालों को पालने पोसने का अंजाम क्या होता है। वहां की बच्चियां, बेटियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन ने बरसों से जिन पाकिस्तानियों को पीड़ित समझकर शरण दी, जिन्हें देश में बसाया, खाना खिलाया, पीना, रोजगार दिया, सम्मान से सिर उठकर रहने लायक वातावरण दिया, उन्हीं पाकिस्तानियों ने ब्रिटेन की बेटियों से क्या किया, ये जानेंगे ना, सन्न रह जाएंगे आप। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग उन पाकिस्तानी भेड़ियों का है, सुनिएगा, जो झुंड बनाकर निकलता है पाकिस्तानी ब्रिटेन में। इस गैंग ने बीते करीब 25 सालों में 10 से 17 साल की हजारों बेटियों का गैंग रेप, सीरियल यौन शोषण किया। ग्रूमिंग गैंग के ये भेड़िए ब्रिटेन की हजारों बेटियों को लालच देकर, डराकर, धमकाकर, शराब, ड्रग्स देकर उनका शोषण कर चुके हैं।
ब्रिटेन के लोग इन दिनों पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग से परेशान हैं। मतलब एक ऐसा गैंग है जो नाबालिग और नाबालिग दोनों ही उम्र की लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, उनका यौन शोषण करता था। ब्रिटेन में ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं। अच्छा, एक रिपोर्ट है बीबीसी की। बीबीसी ने दरअसल 2023 की अपनी एक रिपोर्ट में इस गैंग के पैटर्न का खुलासा करने का दावा किया था, जिसके मुताबिक ग्रूमिंग गैंग की शुरुआत पाकिस्तानी पुरुषों द्वारा वो टेक अवे चलते हैं और रात में टैक्सी चलाने से शुरू हुआ। ये लोग वहां पर गए और इस तरह से रात को टैक्सी चलाई। ऐसे लोग उन लड़कियों को निशाना बनाते हैं जो देर रात बाहर होती थी। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक इस गैंग ने लड़कियों को मतलब कैश, डिजाइनर कपड़े, लग्जरी कारें दिखाकर लालच में फंसाया। इन लड़कियों को शराब, नशीली दवाओं की लत लगाई जाती है, फिर यौन शोषण किया। ये पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग के कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कि लोग इन हथकंडों से लड़कियों का शिकार करते हैं, इनसे पैसे कमाते हैं, इसके बाद इन्हें अपनी पहचान बदलने के लिए भी इन पर दबाव डालते हैं, मतलब धर्मांतरण के लिए भी दबाव। बीजेपी के यही कहानी तो साहब यहां लव जिहाद के नाम पर होती है। ऐसा नहीं करने पर उनकी हत्या तक की कई केसेस आए हैं। लेकिन ग्रूमिंग गैंग से जुड़े बहुत सारे अपराधियों को सजा इसलिए नहीं हो पाई कि कहीं ब्रिटेन को इस्लामोफोबिक या नस्लवादी ना कह दिया जाए, और इसी डर से ब्रिटेन की पुलिस और नेताओं ने इस मुद्दे पर अपनी देश की बेटियों के चरित्र पर ही सवाल उठाए। अच्छा, अब इस मामले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर पर सवाल इसलिए हैं क्योंकि जब ब्रिटिश संसद में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग की राष्ट्रीय जांच की मांग की गई तो सरकार ने इसका विरोध किया। इसके अलावा कीर स्टार्मर ने बच्चियों के यौन शोषण के मुद्दे पर एशियाई शब्द का इस्तेमाल कर दिया, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग। यानी स्टार्मर ने ब्रिटिश बेटियों का यौन शोषण करने वाले पाकिस्तानियों को बचाने की कोशिश की। इस मामले में ब्रिटेन में यह बात भी दबाई गई कि ग्रूमिंग गैंग ने ज्यादातर नॉन मुस्लिम बेटियों को शिकार बनाया, यानी कि ब्रिटेन में धर्म के आधार पर भी बच्चियों का यौन शोषण हुआ। ग्रूमिंग गैंग का यह मुद्दा ब्रिटेन में इसलिए गरमाया हुआ है क्योंकि अमेरिकी बिजनेसमैन मस्क ने सोशल मीडिया पर ब्रिटिश राज परिवार से ब्रिटेन के पीएम को हटाने के लिए ब्रिटेन में फिर से चुनाव कराने के लिए कहा। इसके बाद स्टार्मर ने जब इस मामले में पाकिस्तान की बजाय एशियाई देशों के लोगों को दोषी बताया है ना, तो फिर उद्धव गुट की सांसद आप जानते होंगे प्रियंका चतुर्वेदी ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि एशियाई नहीं, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग। एलन मस्क ने भी, ये देखिए आप पोस्ट आपके सामने है, प्रियंका चतुर्वेदी की बात का समर्थन किया। हालांकि आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे साहब कि ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग का मुद्दा नया नहीं है। 2004 में एक चैनल ने ग्रूमिंग गैंग पर एक रिपोर्ट चलाई थी, लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने उसे रोक दिया। कारण बताया गया कि इससे नस्लीय तनाव बढ़ जाएगा, यानी बच्चियों से क्रूरता होती रहे लेकिन नस्लीय तनाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद रॉदरहैम शहर में एक ब्रिटिश पिता ने पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए कि उसकी बेटी पाकिस्तानियों के चंगुल में फंस गई है। तो पुलिस ने कहा कि यह बात फैल गई तो शहर में दंगे भड़क जाएंगे, यानी बेटियों को दरिंदे शिकार बनाते रहे लेकिन दंगे के डर से कार्रवाई ना हो। इसके बाद एक ब्रिटिश पिता पुलिस के पास अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत लेकर पहुंचा, तो इसे कहकर भगा दिया साहब कि ब्रिटिश लड़कियां खुद पाकिस्तानियों के साथ जाना चाहती है। अपनी बेटियों, देश की बेटियों के चरित्र पर सवाल। 2010 में ब्रिटेन पुलिस के पास एक रिपोर्ट आई थी कि ग्रूमिंग गैंग स्कूल के बाहर बच्चियों को टारगेट कर रहा है, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग। लेकिन इस रिपोर्ट को नस्लभेदी और इस्लामोफोबिक बताकर डस्टबिन में फेंक दिया गया। शर्मनाक बात यह है कि ब्रिटेन के नेता अब भी ग्रूमिंग गैंग के भयावह सच को मानने से इंकार कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए ब्रिटेन के थिंक टैंक कोलियम फाउंडेशन ने 2017 में एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें कहा गया था साहब कि ग्रूमिंग गैंग्स, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स के ज्यादातर अपराधी पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तानी मूल के नागरिक हैं, जो ब्रिटेन की नाबालिग बच्चियों को प्यार के नाम पर फंसाते हैं और भेड़ियों की तरह उनका शारीरिक शोषण करते हैं। ग्रूमिंग गैंग की हैवानियत का सबसे बड़ा उदाहरण ऑक्सफोर्ड का है। इसको ध्यान से सुनिएगा, जहां मोहम्मद करार नाम के शैतान ने एक ब्रिटिश स्कूली बच्ची को फुसलाया, फिर उसके मुंह में गेंद ठूसकर गैंग रेप किया गया। टेलफोर्ड में लूसी नाम की एक बच्ची को ग्रूमिंग गैंग ने उसकी मां बहन के साथ जिंदा जलाकर मार डाला गया और उसकी जैसी मौत का डर दिखाकर पाकिस्तानी दरिंदों ने उसकी बच्चियों को भी धमकाया और गैंग रेप किया। ग्रूमिंग गैंग की एक और पीड़ित ने एक ब्रिटिश चैनल को बताया, ये सब आप बीती हैं पीड़ितों की,
कि 13 साल की उम्र से उसका गैंगरेप हो रहा है। अब तक 150 से ज्यादा लोग उसका रेप कर चुके हैं। लेकिन शर्मनाक ये है कि इन घटनाओं में एक खास देश से जुड़े लोगों का नाम आने पर कहीं ब्रिटेन को इस्लामोफोबिक ना कहा जाए, नस्लवादी ना कहा जाए, रूढ़िवादी ना कहा जाए, दंगे ना हो जाए, इसी डर से अपने देश की बेटियों पर सवाल, ऐसी घटनाओं को जबरदस्ती दबा दिया गया। आज भी स्थिति ऐसी है, वैसी ही है। ब्रिटेन में खुद प्रधानमंत्री ने ग्रूमिंग गैंग का मुद्दा इस्लामोफोबिया से जोड़ दिया। सुनिए। Leaving people feeling fearful and unsafe in their own country. I've heard firsthand of women wearing hijab who are too scared to travel by public transport, of Muslim families being abused as they leave the mosque. The surge in Islamophobia is simply appalling. Muslim women and girls disproportionately targeted, mosques forced to ramp up security, and British Muslims questioned as if they are terrorists. चलिए आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले पॉडकास्ट की, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। मतलब ये उनका पहला पॉडकास्ट इंटरव्यू हुई है। इस इंटरव्यू की खास बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने इस पॉडकास्ट में कहा है कि अभी तक उनकी रिस्क लेने की क्षमता का पूरा इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं कि अभी तक उनकी रिस्क लेने की क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। इसलिए सवाल है साहब कि क्या मोदी ने इस पॉडकास्ट के जरिए इशारा दिया कि वो कोई बहुत बड़ा रिस्क लेने वाले हैं। मतलब रिस्क मतलब कोई बहुत बड़ा फैसला। वो कह रहे हैं अभी तो मेरी रिस्क टेकिंग जो कैपेबिलिटी है उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। मोदी ने ये बात ऐसे वक्त में कही है जब वक्फ बोर्ड के खिलाफ कानून की मांग हो रही है, पीओके वापसी की बात हो रही है, मथुरा काशी विवाद सुलझाने के अलावा पूरे देश में यूसीसी एनआरसी लागू करने की मांग हो रही है। तो सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री ने, जिसके बाद देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई है कि क्या प्रधानमंत्री के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। सर, आपकी लाइफ में आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी टाइम के साथ बढ़ रही है? मुझे लगता है मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसका अभी फुल यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, बहुत कम हुआ है। मेरी बहुत रिस्क टेकिंग कैपेसिटी शायद अनेक गुना ज्यादा होगी। इसका कारण है कि मुझे परवाह ही नहीं है। मैंने अपने विषय में कभी सोचा ही नहीं है जी। कंफर्ट जोन में जिंदगी मैंने बिताई नहीं, हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही रहा। और जब कंफर्ट जोन से बाहर रहा तो मुझे पता था कि मुझे कैसा करना है, कैसे जीना है। ऐसी कोई स्पेसिफिक रीजन, इज देयर अ रीजन कि आज आप ऐसे सोचते हैं कि आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना है? मैं शायद अनफिट हूं कंफर्ट के लिए, ऐसा ही लग रहा है। बट आपने ऐसे भी सोचा है कि क्यों, आपको क्यों लगता है कि आप अनफिट है कंफर्ट के लिए? मैं जिस जीवन को जी करके आया हूं ना, इसलिए मुझे बहुत बड़ी चीजें हैं मेरे लिए। मुझे छोटा सा भी मेरे मन को संतोष देता है, क्योंकि मेरा जीवन का जो बचपन का जो व्यक्ति का एक मन तैयार हो जाता है, उससे वो बाय एंड लार्ज उसको लगता है कि संतोष है। तो खलील खां वो फाख्ते उड़ गए जो तुम्हारी तोपों से डरते थे। नया हिंदुस्तान का हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, ये चलेगा नहीं। कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए। मैंने उनका नमक खरीदा, व्रत का ऐसा अच्छा वो अपना प्रोडक्ट ऐसे बेचते हैं कि आप नहीं खरीदो तो सनातन धर्म से उसी दिन इस्तीफा। कितने मूर्ख हैं, हनुमान जी से कैसी भाषा बुलवा दी और टीवी पे बहस और कर रहे हैं। कह रहे वो तो भक्त थे, भगवान थोड़ी थे।
मुझे पता था कि मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके रथ से उतर के भागो, वरना कर्ण की तरह मारे जाओगे। कुमार विश्वास के एक के बाद एक इस तरह के बयान आ रहे हैं कि अब उनको विवादों के कुमार कहा जा रहा है। मतलब जिनको विवादों में विश्वास है, अब उनका जो लेटेस्ट कमेंट है, पहले शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार को लेकर जो उन्होंने कहा, अब उनका जो लेटेस्ट कमेंट है उसको मनोज मुंतशिर से जोड़कर देखा जा रहा है। और मनोज मुंतशिर ने भी उनके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया, तो ये दो युद्ध छिड़ गया है मनोज मुंतशिर बनाम कुमार विश्वास। देखिए। पहले सोनाक्षी सिन्हा की बारी। कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए। फिर बाबा रामदेव पर तंज। मैंने उनका नमक खरीदा, व्रत का ऐसा अच्छा वो अपना प्रोडक्ट ऐसे बेचते हैं कि आप नहीं खरीदो तो सनातन धर्म से उसी दिन इस्तीफा। केजरीवाल पर भी साधा निशाना। मुझे पता था कि मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके रथ से उतर के भागो, वरना कर्ण की तरह मारे जाओगे। सैफ करीना को भी नहीं छोड़ा। हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, ये चलेगा नहीं। अब कुमार विश्वास के निशाने पर मनोज मुंतशिर। कितने मूर्ख हैं, हनुमान जी से कैसी भाषा बुलवा दी और टीवी पे बहस और कर रहे हैं। कह रहे वो तो भक्त थे, भगवान थोड़ी थे। जिस मंच पर हिंदी के मशहूर कवि कुमार विश्वास कथावाचक बनकर राम के गुण गाते हैं, कुमार विश्वास का वही मंच अब विवादों का मंच बनता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से एक सिलसिला सा चल पड़ा है कि कुमार विश्वास कभी कवि सम्मेलन के मंच से तो कभी राम कथा के मंच से जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं जिन पर घमासान छिड़ जाता है। कुमार के विवादास्पद बयानों की कड़ी में सबसे ताजा बयान हिंदी गीतों के मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर पर आया है। कुमार विश्वास ने 2023 में आई फिल्म आदि पुरुष का जिक्र करते हुए फिल्म बनाने वाले पर तंज कसा। उन्होंने मनोज मुंतशिर का नाम लिए बगैर कहा कि कैसे मूर्ख लोग हैं ये, जिन्होंने हनुमान जी के मुंह से छपरियों की भाषा बुलवा दी। कितने मूर्ख हैं, हनुमान जी से कैसी भाषा बुलवा दी और टीवी पे बहस और कर रहे हैं। कह रहे वो तो भक्त थे, भगवान थोड़ी थे। भाई मेरे, राम जी को कुछ भी कहना ना बच जाएगा, इनको कुछ कहा ना तो फिर बस राम जी भी नहीं बचा पाएंगे। कुमार विश्वास के इस तंज पर मनोज मुंतशिर ने भी फौरन रिएक्शन दिया। उन्होंने कुमार विश्वास का नाम लिए बिना उन्हें नफरती चिंटू कह दिया। मनोज ने लिखा, मेरे कारण किसी की रोजी रोटी चल रही है तो चलने दीजिए। बजरंग बली की कृपा है जो मुझे इस लायक बनाया। प्रेम बांटिए, श्री राम को दिखाइए। नफरती चिंटुओं को अपने सम्मानित चैनल पर क्यों जगह दे रहे हैं? जय श्री राम। कुमार विश्वास ने मनोज मुंतशिर पर यह तंज महाकुंभ की धरती पर आयोजित राम कथा के दौरान कही। मनोज को निशाने पर लेने के बाद कुमार विश्वास ने देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी नाम लिए बिना तंज कसा और कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का जिक्र करते हुए राजनीति को धिक्कारा। हम सोचते थे कि नेता इतने निर्मम कैसे बन गए होंगे कि पहला प्रधानमंत्री बनने की धुन में लोग इतने पागल हो गए दोनों तरफ कि लाखों लाख लोगों की चीखें सुनाई नहीं दी। लाहौर की गलियों में खड़े हुए कपूर खानदान के बड़े बड़े महल, लाहौर की गलियों में खड़े हुए हमारे मंदिरों के विग्रह, वे रोते रह गए और लोग कटते पिटते अपना माल असबाब छोड़कर आ गए। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश की राजनीति का कि इन्हीं आंखों से हमने कश्मीर में वो सब देखा। हमने शंकराचार्य के वंशजों को, हमने भट्ट के वंशजों को, पाणिनि के वंशजों को इसी नपुंसक राजनीति के हाथों पराजित होते हुए दिल्ली की सड़कों पर दर-दर भटकते हुए देखा। ये कोई पहला मौका नहीं था जब कुमार विश्वास ने कांग्रेस पर हमला बोला। इससे पहले भी वो कांग्रेस पर अपने अंदाज में निशाना साध चुके हैं। कोई भी सवाल उठाता रहता है। 30 साल तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात का मुकदमा चला कि राम हुए थे कि नहीं हुए थे, और जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया था, जिस सरकार ने, वो पार्टी ही काल्पनिक होने के कगार पे आ गई। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह।
कुछ दिन पहले ही कुमार विश्वास ने एक्टर सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर पर जोरदार हमला बोला था। कुमार ने सैफ के बेटे का नाम तैमूर रखने पर उन्हें नसीहत दी थी, जिस पर जबरदस्त विवाद हुआ था। महाकुंभ में राम कथा के दौरान कुमार ने फिर से अपना बयान दोहराया। हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, ये चलेगा नहीं। वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए, और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे, ध्यान रखना हम। पर आप उन लोगों का नाम रखेंगे जिन्होंने मेरे देश को लूटा, जिन्होंने कुंभ में 5000 नागा साधुओं की हत्याएं की, निरपराध आस्तिकों की हत्याएं की, जिसने खुद तुझके तैमूरी में लिखा कि जब मैं इस मुल्क से गया तो मेरे एक एक गाजी के साथ 30-30 औरतें स्लेव बनकर गईं, दास बनकर गईं। और आप मुझसे कहते हैं कि मैं सवाल नहीं पूछूंगा, आप मेरे खिलाफ वितंडा कर देंगे, आप मुझे धमकी दे देंगे। तो खलील खां वो फाख्ते उड़ गए जो तुम्हारी तोपों से डरते थे, अब नया हिंदुस्तान पैदा हुआ। सवाल ये है कि क्या कवि से नेता और फिर नेता से कथावाचक बने कुमार विश्वास फिर से किसी नए पेशे को चुनने के लिए हाथ आजमा रहे हैं? क्योंकि कुमार विश्वास ये जानते हैं कि मंच से दिया गया उनका एक विवादास्पद बयान अगले दिन मीडिया की सुर्खियां बन जाता है। फिर भी वो लगातार जानबूझकर अपने मंचों से विवादास्पद बयानों की बौछार किए जा रहे हैं।